हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रेम सोढ़ानी एंड आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल दैट इज़ अबाउट IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। एंड यहाँ पे हम बात क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो प्रोफेसर हैप्पीमन जैकब ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इन द हिंदू, जिसमें उन्होंने बताया है कि IPEF जो है कैसे एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक डोमेन वाला एरिया हो सकता है इंडिया के लिए, वो हम बात करेंगे। तो इस पूरे जो छोटा सा हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा IPEF के बारे में, क्या क्या पिलर्स हैं IPEF के, क्या सिग्निफिकेंस है स्पेशली इंडिया के लिए, एंड इंडिया को क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये IPEF जो है। ये सब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम जाने अगर IPEF के बारे में, तो देखिए ये 14 कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो ये आपको पता होगा इंडो पैसिफिक एरिया है। एंड इसमें जो 14 कंट्रीज़ हैं वो याद रखना बहुत सिंपल है, आप प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखनी है क्वाड कंट्रीज़। क्वाड में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US। देन आपकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, 7 एशियन कंट्रीज़, उसमें से आपको 3 हटा देनी है, -LCM, ठीक है, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार। बाकी जो 7 है वो इसका पार्ट है। एंड इसके अलावा आपका न्यूजीलैंड, फिजी एंड साउथ कोरिया, ठीक है, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये पार्ट हैं। अब आप देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंगली एशियन की जो कंट्रीज़ एक्सक्लूड की गई हैं ये सारी प्रो चाइनीज़ कंट्रीज़ हैं, है ना। तो एक तरह से क्लियरली आप ये दे सकते हो कि IPEF जो है ये प्रो चाइना जो ग्रुप है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, यानी कि ये एक तरह से आप कह सकते हो एंटी चाइना ग्रुप हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपकी काम की है। 40% ऑफ द GDP को कंट्रीब्यूट करते हैं ये 14 कंट्रीज, एंड लगभग 2.5 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्लूड होती है इस IPEF के फ्रेमवर्क में। अब ये IPEF है क्या, पहले इसके 4 पिलर की हम बात करते हैं, फिर हम बैकग्राउंड में देखेंगे। तो इसमें देखिए 4 पिलर हैं। पहला ट्रेड, ट्रेड में भी कहा गया है कि फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। अब ये जो IPEF ग्रुप है ये अमेरिका बैक्ड है, USA बैक्ड है, एंड USA एक कैपिटलिस्ट कंट्री है जो हमेशा से बात करती थी फ्री एंड फेयर ट्रेड, है ना। लेकिन अभी देखिए ये डायमेंशन बदल चुकी है, फ्री एंड फेयर ट्रेड की बजाय अब है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, ठीक है। ये रेजिलियंट ट्रेड क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद है रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ठीक है, क्योंकि हमने देखा रशिया यूक्रेन के वॉर में बहुत सारे जो स्पेशली एडिबल ऑयल, व्हीट क्राइसिस, है ना, पेट्रोलियम आपके जो क्राइसिस हो रहा था यूरोप में, गैस क्राइसिस, तो इसीलिए सप्लाई चेन्स का रेजिलियंट होना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा फोकस एरिया जो है ये है। एंड द थर्ड फोकस एरिया इज क्लीन एंड डीकार्बोनाइज्ड इकोनॉमी, क्योंकि USA जो है हमेशा अब इन चीज़ों पे बात करते हैं कि एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड पिलर। एंड फोर्थ है एंटी करप्शन एंड द टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्सेस में ग्लोबल मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो सिस्टम है G7 कंट्रीज का, तो इस तरह से कुछ मिनिमम टैक्स होना चाहिए जो इंटरनेशनल जो MNCs होती हैं वो कंट्री को पे करेंगी जहां पे उनका बिजनेस हो रहा हो, ठीक है। So all these are the 4 pillars of IPEF. Now we'll discuss what is the background जिसमें ये IPEF बन के आता है। देखिए 3 कंसेंसस आपको समझनी है। पहली कंसेंसस है वॉशिंगटन कंसेंसस। अब वॉशिंगटन, देन आपकी है बीजिंग कंसेंसस। पहले ये 2 समझते हैं। अब वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री बैक्ड है, अमेरिकन कंसेंसस है। इसमें ये कहते हैं फ्री एंड फेयर ट्रेड, है ना, एंड गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस हो वो ना ही हो तो बेहतर है, मतलब मिनिमलिस्ट, ठीक है। बीजिंग कंसेंसस बिल्कुल उल्टा है, फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात भूल जाइए। बीजिंग के केस में पूरा स्टेट कंट्रोल्ड ट्रेड है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का मैक्सिमम आपका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट की बात की जाएगी, यहाँ पे बात करना भी अपराध है, ठीक है। तो बीजिंग कंसेंसस अलग तरीके से काम करती है, वॉशिंगटन कंसेंसस अलग तरीके से काम करती है। बट नाउ दिस वाज द टाइम जब रशिया यूक्रेन वॉर अनफोल्ड हुआ, हमने सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनकी सप्लाई की शॉर्टेज देखी, तो जो G7 कंट्रीज हैं स्पेशली उनका जो फोकस है वो चेंज हुआ। फ्री एंड फेयर जो ट्रेड होता था उसकी बजाय अब कहा जाने लगा कि फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, है ना। रेजिलियंट क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि रशिया वाला जो यूक्रेन क्राइसिस है इसके दौरान बहुत सारी ग्लोबल सप्लाई चेन्स आपकी डिसरप्ट हो गई।
सेमीकंडक्टर के ऊपर कुछ कंट्रीज की मोनोपोली है, स्पेशली आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करेंगे। तो इसीलिए जो सप्लाई चेन्स होंगी वो रेजिलियंट होनी चाहिए, ऐसा फोकस रखा और इस कंसेंसस को कहा गया कॉर्नवॉल कंसेंसस। ठीक है, ये G7 बैक्ड कंसेंसस है, ध्यान रखना। तो अब जो ट्रेड है वो फेयर एंड रेजिलियंट होना चाहिए, ये डेवलप्ड कंट्रीज, कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो हैं उनका भी ये फोकस एरिया है। द सेकेंड थिंग इज, पहले ये कहते थे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होना चाहिए, बट यहां पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको ये इंश्योर करना है कि ये डिसरप्शन ना हो सप्लाई में। ठीक है, इसका मतलब सम लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो यहां पे रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से आप देख सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज की अप्रोच भी थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, दूसरा है वीपनाइजेशन। अब ये वीपनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका है, यूएसए है, उसने सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। मतलब आप फाइनेंस को, ईरान के फाइनेंस को डिसरप्ट कर रहे हो। इसी तरह से वेपनाइजेशन हो सकता है एनर्जी का, किसी कंट्री को आप एनर्जी सप्लाई ना करने दो, फ्यूल का, है ना, फाइनेंस का। तो वेपनाइजेशन को रोकने के लिए जैसे कुछ ट्रेड जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना है उस तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि वो चाइना वेपनाइज कर सकता है उस ट्रेड को। तो इसीलिए IPEF जो है चाइना को हटा के वहां पे हमने बाकी सारी कंट्रीज को लिया है, ताकि चाइना के पास पूरी तरह से इकोनॉमिक हेजेमनी ना चली जाए। इसके बाद है फ्रेंड शोरिंग। अब ये फ्रेंड शोरिंग क्या है, जैसे आपने देखा रशिया एंड यूक्रेन का मैटर, है ना। तो यहां पे पहले जो अर्लियर IMF की चेयरमैन थी, IMF की डायरेक्टर थी क्रिस्टिना लेगार्ड, उन्होंने कहा दिस इज गोइंग टू बी द ट्रिपिंग पॉइंट फॉर द वर्ल्ड बिजनेस, जहां पे अब हमारा ग्लोबलाइजेशन जो है वो शिफ्ट होगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बजाय सिक्योरिटी की तरफ। मतलब वो कंट्री जहां इकोनॉमिक एफिशिएंसी अच्छी हो वहां कंपनियां जाने की बजाय उस जगह जाएंगी जहां पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो, यानी स्टेबल कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से ग्लोबल डायमेंशंस बदलने वाले हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। जब अमेरिका ये कहता है कि हम उन कंट्रीज में ट्रेड नहीं करेंगे जो पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं या फिर अमेरिकन जो थॉट प्रोसेस है उससे थोड़ा अलग हैं। तो यानी जो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट होने वाले हैं उन कंट्रीज के लिए जो अमेरिका के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर कुछ कंट्रीज के फ्रेंड्स हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड शोरिंग। अब इन्हीं सभी के बैकग्राउंड में आपको ये समझना है कि IPEF को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आई होप बैकग्राउंड क्लियर हुआ आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ IPEF फ्रेमवर्क। हम देख रहे हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला हम सिग्निफिकेंस देखते हैं जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। जियोपॉलिटिकल में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इज कि ये जो है क्वाड लेड ग्रुप जो है, क्वाड लेड ग्रुप है। ठीक है, क्वाड कंट्रीज इसमें लीडर हैं, तो क्वाड में इंडिया भी इसका पार्ट है एंड ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है। दूसरा एस्पेक्ट जो है, चाइना को बैलेंस करने के लिए भी ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इसका देखना है आपको जियो इकोनॉमिक एडवांटेज। अब जियो इकोनॉमिक एडवांटेज में खास करके अगर आप देखेंगे चाइना के पास यहाँ पे बहुत बड़ी हेजेमनी है, इकोनॉमिक हेजेमनी इन दिस रीजन। तो इसको आपको ब्रेक करने के लिए IPEF जैसा फ्रेमवर्क चाहिए जिसमें अमेरिका के साथ साथ इंडिया हो एंड 13 अदर कंट्रीज जो यहाँ की हैं वो भी इसमें शामिल हो। ठीक है, एंड ऑल्सो एक और चीज जो अमेरिका चाहता है या फिर इंडिया भी चाहता है, दैट इज डीकपलिंग फ्रॉम इन चाइना। ठीक है, डीकपलिंग क्या होता है कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है, उनके साथ जो ट्रेड है वो कम से कम किया जाए। ठीक है, तो दिस इज द जियो इकोनॉमिक हमारा हम कह सकते हैं पॉइंट हो सकता है, सिग्निफिकेंस हो सकता है अंडर IPEF। इसके बाद है टैक्सेस। अब मिनिमम लेवल ऑफ द टैक्सेस इंश्योर करने के लिए यहां पे बात होती है GMAT की, ग्लोबल मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो ये एक तरह से टैक्स मिलेगा। तो इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना बेस जो है शिफ्ट कर देती हैं। ठीक है, तो उस बेस को शिफ्ट ना करके यहाँ पे हमें कुछ टैक्स मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया ऑल्सो। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की, तो उसको हार्नेस करने के लिए हमें भी बहुत सारी चीजें, हमें भी इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी सारे ऐसे कोऑपरेशंस चाहिए, है ना। हमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट होना है। तो इन सारी कंट्रीज के साथ अगर हमारे अच्छे
रिलेशंस रहेंगे तो हम भी ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट रहेंगे और हम अच्छे से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 को हार्नेस कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आईपीएफ। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हायर स्टैंडर्ड्स की बात होती है। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो इशू आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज लाती हैं WTO प्लस इशू। आपने सुना है WTO प्लस इशू, यानी WTO के स्टैंडर्ड्स से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स जो हैं ये लोग लाते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को रोका जा सके। ठीक है, WTO के प्लेटफॉर्म पे भी हम देखते हैं। अब ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जैसे लेबर स्टैंडर्ड, ठीक है, लेबर स्टैंडर्ड। एंड इंडिया जो है ILO स्टैंडर्ड के लेबर रिफॉर्म भी अगर लाता है तो भी वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज बोलती हैं नहीं भाई अभी इसमें और थोड़ा सा आप चेंज करो। तो आप देख रहे हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने के बावजूद हमें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली अमेरिकन लेड कंपनीज वो लेबर रिफॉर्म्स के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डालती हैं। सेकेंड इज क्लाइमेट। अब आपने देखा डीकार्बोनाइज्ड एंड क्लीन इकोनॉमी। अब इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि इसको भी एज अ वेपन यूज किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। एंड UNFCCC भी इस बात को कह चुका है कि क्लाइमेट नैरेटिव शुड नॉट बी यूज्ड एज अ वेपन ऑन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, बट स्टिल ये यूज किया जाता है। इसके बाद आपने बहुत फेमस सुना होगा पेटेंट के केसेस। तो पेटेंट रिलेटेड जो रेजीम है उसमें भी अमेरिकन कंपनीज काफी ज्यादा, इंडिया स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है पेटेंट को लेके भी। तो एक तो ये हायर स्टैंडर्ड्स हैं इस ग्रुप में। द सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले भी बिल्ड बेटर बैक, है ना, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लाया था BB3 करके, बिल्ड बैक इनिशिएटिव, वो फेल हो गया, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। इसके बाद ब्लू डॉट इन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया, है ना। ब्लू डॉट क्या था, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला एक इनिशिएटिव था, ये भी फेल हो गया, इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो इसका कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्लियरली प्रो एंड एंटी चाइना ग्रुप्स जो हैं उनको सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से हम डीकपलिंग की बात करते हैं चाइना से, बट अगर आप भारत की बात करें, जब हम स्टैंड ऑफ पे थे, हमारी अभी आपने पढ़ा होगा कि LAC पे अभी डी एस्केलेशन चल रहा है, लेकिन जब हमारा स्टैंड ऑफ हो रखा था चाइना से तब भी हमारा ट्रेड चाइना के साथ उल्टा बढ़ रहा था, है ना। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि कंप्लीट डीकपल करना चाइना से इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी एंड दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। स्टेप वाइज आप कर सकते हो बट यू कैन नॉट इग्नोर चाइना कंप्लीटली, है ना, क्योंकि चाइना का अगर आप ग्लोबल ट्रेड ही देखोगे तो उसमें शेयर है 15%, है ना। तो कैसे इग्नोर कर सकते हो, जबकि इंडिया का कितना है, ओनली 2%। ठीक है, सो दिस इज नॉट द पॉसिबल थिंग, दिस इज वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज अगर आप फ्रेंड शोरिंग कर रहे हो, यानी ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ कंट्रीज तक ही लिमिट होंगे, तो बाकी जो सप्लाई चेन्स हैं एफिशिएंसी वाली, वहां वाली जो सप्लाई है वो इंडिया के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो ऑलरेडी हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं और ज्यादा इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जितना ज्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ही इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रमोट होगी, एंड दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो इसलिए इन्फ्लेशन भी कम होता है। द नेक्स्ट थिंग इज डेटा सोवरेनिटी, एंड डेटा सोवरेनिटी के ऊपर भी इंडिया में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा डेटा प्रोटेक्शन बिल को हमने ऑल्दो वापस ले लिया है, बट डेटा प्रोटेक्शन बिल में ये बात क्लियरली कही गई थी कि जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी वो इंडिया में ही स्टोर की जाएगी, एंड दैट वाज द रीजन या फिर बोन ऑफ कंटेंशन जहां पे MNC जो कंपनीज थी वो इस पॉइंट को लेके नाराज थी। ठीक है, तो डेटा सोवरेनिटी के ऊपर कैसे बात होगी, दिस वाज आल्सो अ चैलेंज। ये अभी तक जो हमने बात करी दैट वाज द बैकग्राउंड जो आपको जानना जरूरी है इस आर्टिकल को समझने से पहले। तो IPEF आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल जो अभी हम एडिटोरियल की बात करते हैं। तो एडिटोरियल में ये हमारे प्रोफेसर हैप्पी जैकबमैन बताते हैं कि इंडिया जो है वो एक फ्रंट मिस कर रहा है, दैट इज जियो इकोनॉमिक फ्रंट, है ना। तो इंडो पैसिफिक की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे दो फ्रंट हमें देखने हैं। द फर्स्ट इज जियो पॉलिटिकल फ्रंट एंड द सेकेंड इज जियो इकोनॉमिक फ्रंट। एंड ध्यान रखिए जब भी हम स्पेशली मैरीटाइम स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो अकेली जियोपॉलिटिक्स के ऊपर नहीं चल सकती। यू नीड टू मेंटेन गुड इकोनॉमिक रिलेशंस आल्सो विद द कंट्रीज अगर आप मैरीटाइम स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो इंडिया अगर आप देखेंगे इंडो पैसिफिक ओशियन में, है ना,
इंडो पैसिफिक ओशन में। सो इंडिया इज द मेंबर ऑफ क्वाड, है ना, इंडिया बात करता है क्वाड की। इंडिया की खुद की डबल हुक फिश पॉलिसी है ना, आई होप ये आपने कहीं पढ़ी होगी, डबल हुक फिश पॉलिसी। तो एक तरह से हम जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे काम कर रहे हैं। हम आर्मी टाइप के ग्रुप जो हैं, क्वाड स्पेशली सिक्योरिटी की बात करता है, इनके हम मेंबर हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आईपीएफ, तो आईपीएफ में 4 पिलर थे, जिसमें जो पहला पिलर था दैट वाज ट्रेड। इंडिया ने ट्रेड पिलर को ज्वाइन करने से पीछे हट गया है इंडिया और ज्वाइन नहीं किया है। बाकी सारे हम देख रहे हैं, बट ट्रेड में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा जो आरसेप था, यहां से भी इंडिया जो है वो क्विट कर गया था। इसके पीछे रीजन काफी थे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, ओरिजिन वाला कंसर्न था, चाइना की प्रेजेंस थी, तो वो ठीक है पॉइंट्स। लेकिन आरसेप से भी हमने पीछे बैकआउट किया, आईपीएफ से भी हम पीछे हट गए। तो एक तरह से हम जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे तो काम कर रहे हैं, बट जब भी बात आती है जियो इकोनॉमिक फ्रंट की तो हम उसमें पीछे हट जाते हैं, एंड दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। एंड यही इस एडिटोरियल का पूरा सार है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कि क्या क्या नेगेटिव हो सकते हैं अगर आईपीएफ के हम पार्ट नहीं है, तो व्हाट आर द नेगेटिव्स फॉर इंडिया। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया की जो एब्सेंस है, एंड इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, दैट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वहां से एब्सेंट होती है, तो ऑफकोर्स उसको रिप्लेस करने वाला फैक्टर यहां पे कौन होगा, चाइना। अब आपका जो एम था आईपीएफ का, दैट वाज द डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, एंड इस रीजन में अगर इंडिया ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इस रीजन में किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, ऑफ कोर्स चाइना की यहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ती है। चाइना की जो इकोनॉमिक हेजमनी है वो और यहां पे स्ट्रांग होगी अगर इंडिया यहां पे नहीं होगा तो द वेरी पर्पज ऑफ आईपीईएफ जो था वही यहां पे डाइल्यूट होता दिखता है। द सेकेंड थिंग इज कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहा था कि अगर इंडिया को डेवलप होना है, फॉरेन ट्रेड में हमारा जो मैंने आपको बताया 2% ही शेयर है, इसको अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, 10% तक ले जाना चाहते हैं, तो विदाउट बीइंग द पार्ट ऑफ सप्लाई चेन्स हम इसको नहीं कर सकते, और हमें सप्लाई चेन्स का पार्ट होना ही पड़ेगा। तो ग्लोबल एंड रीजनल सप्लाई जो चेन्स हैं उसका पार्ट बनना है इंडिया को, दैट वाज सजेस्टेड बाय इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चाहे आरसेप था तो आरसेप से हम हट गए, यानी जो रीजनल सप्लाई चेन थी उसमें से हमने पीछे हम हट गए थे। अभी हम जो है वापस से एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हो सकते थे, दैट इज आईपीएफ, वहां से भी हम क्या कर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। तो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जो है इंडिया एक तरह से बायस्ड रहता है। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि हमने एफटीए साइन किया है यूएई के साथ, है ना। फिर हमने अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट साइन किया है, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट ईएचए विद ऑस्ट्रेलिया, यूके, है ना। तो इंडिविजुअली या फिर हम यूं कहें बाइलेटरली इंडिया जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, बट जब भी बात आती है मल्टीलेटरल फ्रंट की तो वहां पे इंडिया जो है इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना बाइलेटरल एग्रीमेंट्स में है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में देखती हैं कंपनीज, स्पेशली जब आपने देखा होगा कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारी कंपनीज जो थी, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज, तो डीकपलिंग जो चल रही थी, जो हम बात कर रहे हैं कि चाइना को आइसोलेट करना है, इकोनॉमिक आइसोलेशन ऑफ चाइना, तो इस डीकपलिंग के दौरान जो कंपनीज हैं अमेरिकन कंपनीज, उन्होंने अपना बेस शिफ्ट करके कहां ले गए, वियतनाम। इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द इंडिया दे शिफ्टेड देयर बेसिस टू वियतनाम। एंड इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारे यहाँ पे बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको इतनी नहीं दिखी होंगी, एंड दैट कुड बी अनदर थिंग जो हम आईपीएफ नहीं जो ज्वाइन कर रहे, दैट कुड प्लेग आवर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फर्दर, है ना। हमारी इमेज और डेंट होगी, एंड दैट कुड बी द अनदर नेगेटिव पॉइंट फॉर इंडिया। इसके बाद मैंने ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है कि जब भी हम मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो 2 फ्रंट पे बात होनी चाहिए, पहला है जियो इकोनॉमिक फ्रंट एंड दूसरा है जियो पॉलिटिकल फ्रंट। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई छोटी कंट्री है मालदीव। मालदीव अगर बात करे कि भाई मैं जो है जियो इकोनॉमिक मैं जो है पूरे इंडियन ओशियन में एक ग्रुप बनाना चाहता हूं जिसमें हम पूरी जो दुनिया है, जो भी इंडो पैसिफिक ओशियन में आएगा उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, क्या आपको लगता है मालदीव को कोई सीरियसली लेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मालदीव जो है इतना बड़ा नहीं हुआ कि भाई वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, और मालदीव को इतनी बड़ी जीडीपी नहीं है जिसको लोग सीरियस ले सके।
अब ये सच्चाई है, भले आप कितना ही इसको समझे ना समझे, जब भी आपका इकोनॉमिक स्टेचर बढ़ता है तो ग्लोबल लेवल पे आपकी बात भी सुनी जाती है। एंड दैट इज द रीजन आपको जियो इकोनॉमिक फ्रंट कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो व्हेन इंडिया टॉक्स अबाउट मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंडो पैसिफिक जो हमारा रीजन है उसमें जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस भी हों। अगर इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे, हम उनकी रीजनल जो सप्लाई चेन्स हैं उनका पार्ट होंगे, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा स्टेप हो जाता है। उनके साथ मिलिट्रिकली, उनके साथ सिक्योरिटी वाले जो रिलेशन है उनको और स्ट्रॉन्ग करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम उस पर काम नहीं कर रहे। जबकि अब चाइना को देखोगे तो चाइना एग्जैक्टली हमारा अपोजिट करता है। वो पहली जो चीज ले जाता है वो ले जाता है जियो इकोनॉमिक फ्रंट किसी भी कंट्री में, एंड देन धीरे धीरे वहां पे अपनी मिलिट्री स्टेशन करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका की बात करें तो पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए, अब जो है वहां पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की बात करोगे वहां पे भी ऐसा ही है। सीपैक में पहले उनको क्या दिया, बहुत सारा पैसा दिया, फंडिंग दी, अब धीरे धीरे उनके हाथ से वो सीपैक वाला एरिया छीन लेगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग जो हमें भी ध्यान देनी चाहिए। जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक दोनों फ्रंट पे हमें काम करना पड़ेगा। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कि जो इंडो पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे एक तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है वो फोकस कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी नोस कि अभी जो बायपोलर जो वर्ल्ड हो रखा है, दैट इज वन इज इंडिया, सॉरी चाइना, एंड द सेकंड पोल इज यूएस। तो इनके बीच में बैलेंस अगर कोई क्रिएट करेगा तो दैट इज इंडिया पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन ग्लोबली अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अनफोल्ड होने वाली हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट आ रहा है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इंडिया के लिए यहाँ पे बन सकती हैं। लेकिन इंडिया एक एक करके, अगर आरसेप भी ज्वाइन नहीं किया, आईपीएफ भी ज्वाइन नहीं किया, तो एक एक करके ये सारी हम जो है अपने हाथ से लूज करते जा रहे हैं। एंड एक्चुअल में अगर देखेंगे आप तो धीरे धीरे हो सकता है इकोनॉमिक आइसोलेशन जो हम चाइना की बात कर रहे थे उसमें चाइना हर जगह पे पार्ट हो रहा है, पार्ट ले रहा है। जैसे कि आरसेप में भी चाइना है, ठीक है, और एक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप थी ना, तो उसमें भी चाइना जो है वो रोल मांग रहा है। यूएस नहीं है उसमें, बट चाइना रोल मांग रहा है। तो चाइना जो है वो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर रहा है खुद को, जबकि इंडिया जो है वो खुद को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर रहा है। एंड दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। स्पेशली जब आप बात करते हो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी की तो दो पिलर पे वो बेस्ड होनी चाहिए। नाउ द लास्ट थिंग ऑफ दिस डिस्कशन इज व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज सिंपली आपको क्या होना है, ग्लोबल एंड जो रीजनल सप्लाई चेन्स हैं उसका पार्ट होना ही है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जियो इकोनॉमिक फ्रंट जो है उसको इग्नोर करने का रिस्क इंडिया नहीं ले सकता, बिकॉज अब अभी सब कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ एशियन सेंचुरी, है ना, ये एशियन सेंचुरी होने वाली है। तो अगर एशियन सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो चाइना तो उसका मतलब पूरा फायदा उठा रहा है, लेकिन इंडिया जो है उसको अगर एशियन सेंचुरी का एक बड़ा पार्टनर बनना है तो हमें भी इन सारे ग्रुप्स, खास करके चाहे वो आरसेप क्यों ना हो, हमें इनके ऊपर सोचना होगा। आईपीएफ के बारे में हमें सोचना होगा और इन्हें ज्वाइन करने के फेवर में ही हम ये बोलते हैं, एंड स्पेशली ये आर्टिकल भी बोलता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई नो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, बट स्टिल दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक देखा, और भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के साथ आते रहेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।